हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट को। जो भी लोग हैं सेकेंड ईयर में, तो आपका लगभग मिडिल में सब्जेक्ट जो है, हर एक सब्जेक्ट का आपका मध्य में मिडिल में आपका आ चुका है सिलेबस। ठीक है, तो ऐसे में आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों को पढ़ना चाहिए, और साथ में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप लोग रिवीजन भी करते रहिए। रिवीजन नहीं करेंगे तो पढ़े हुए चीज़ को भुला जाते हैं। ठीक है, तो भूलने से अगर बचना है तो रिवीजन करना होगा, अभ्यास करना होगा, और तभी जाके आप सक्सेस पा सकते हैं। ठीक है, वरना पढ़ते रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा या पीडीएफ देखते रहिएगा, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर रिवीजन नहीं करिएगा तो। अगर थोड़ा भी समय मिलता है उसमें कोई भी सब्जेक्ट हो उसका रिवीजन ज़रूर कीजिए, मैं यही कहूँगा। ठीक है, चलिए आगे है। आज का वीडियो नंबर 22वां है। वीडियो नंबर मेंटल डिसऑर्डर चैप्टर के नाम है। तो आप लोगों को पता है कि मेंटल डिसऑर्डर के बारे में हम इससे पहले बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर पढ़ चुके हैं, तो अभी और हमें पढ़ना भी है, जो कि वीडियो नंबर 22वां है। चलिए हम यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न हम लेकर आए हैं और मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, और यह प्रश्न इसलिए भी वीवीआई है क्योंकि यह प्रश्न आपको चाइल्ड हेल्थ में भी रहेगा। ठीक है, मैं चाइल्ड हेल्थ में प्रश्न को नहीं पढ़ाऊँगा, सीधी सी बातें है। आपके सेकेंड ईयर में ही मेंटल रिटार्डेशन, मंद बुद्धि जो है आपके चाइल्ड हेल्थ में भी है और यहाँ पे मेंटल हेल्थ में भी है। तो इस कारण से मैं आपको यहाँ पे पढ़ा दे रहा हूँ, तो चाइल्ड हेल्थ में मैं नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, चूँकि सेम चीज़ें हैं, वहाँ पे आपको मेंटल रिटार्डेशन, मंद बुद्धि के बारे में पूछेगा। ठीक है, अब चूँकि मंद बुद्धि भी एक मेंटल डिसऑर्डर ही है, इसलिए हमें मेंटल हेल्थ में पढ़ना है, और यह एक बच्चे के रोग में भी आता है, तो इसलिए वहाँ में भी पढ़ना है। तो सिर्फ आपको ये चीज़ें अंतर देखना है कि बच्चा के अगर बारे में पूछेगा चाइल्ड हेल्थ में, तो वहाँ पे बालक के लिए मंद बुद्धि को लिखिएगा, लिखाएगा सब चीज़ सेम, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा इंक्लूड बालक बच्चा करना पड़ेगा। ठीक है, बस यही है, बाकी सब चीज़ सेम है। चलिए हम इसको देख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन 10 नंबर में पूछता है, तो कहता है परिभाषित करें, इसके वर्गीकरण एवं सूची बनाएं कारणों का, और इसके रोकथाम व नर्सिंग प्रबंध लिखे। इसी प्रकार से आपको यह क्वेश्चन पूछता है 10 नंबर में। ठीक है, चलिए हम इसको देखते हैं क्या होता है। मेंटल डिसऑर्डर का मतलब होता है, सीधी सी बातें समझिए, कि जब किसी भी, अगर हमें बच्चा के लिए लिखना पड़ेगा तो लिखेंगे कि जब किसी यह एक मानसिक विकार है, और जब बच्चे का आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंस क्यूटेंट अगर 70 से कम हो जाता है तो उसे मेंटल रिटार्डेशन के श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, डिटेल से देख लीजिए। मानसिक मंदता या मंद बुद्धि वह अवस्था है जिसमें समान बुद्धिमत्ता औसत से कम एवं अनुकूल व्यवहारों यथा सोचना, सीखना, सामाजिक, व्यवहारिक व सांस्कृतिक समायोजन इत्यादि में विकार या कमी होता है। समान बुद्धिमत्ता मतलब नॉर्मल इंटेलिजेंस जो आईक्यू होता है, आईक्यू लेवल वह 70 से कम होने पर व्यक्ति को मंद बुद्धि के श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ पे हम जनरली पढ़ रहे हैं इसलिए व्यक्ति दिया गया है, लेकिन हम चाइल्ड हेल्थ में लिखेंगे तो चाइल्ड हेल्थ में क्या लिखेंगे कि 70 से कम होने पर बालक को मंद बुद्धि के श्रेणी में रखा जाता है। बस यही अंतर है, समझ गए, दूसरा कोई अंतर नहीं है। अब जाहिर सी बात है, आप लोग जानते होइएगा, कोई मंद बुद्धि के आदमी होता है या मंद बुद्धि के कोई बच्चा होता है, तो एक समान व्यक्ति से अलग वो अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है। ठीक है, उसका जो सोचना होगा, जो सीखना होगा, उसमें भी फ़र्क होगा। जो एक नॉर्मल बच्चा सीखेगा, तो एक मेंटल रिटार्डेशन, मंद बुद्धि वाला बच्चा उसी चीज़ को ज़्यादा समय लेगा। ठीक है, या हो पाएगा कि वह कितना चीज़ को सीख भी नहीं पाएगा। तो यही है कि सोचना, सीखना, और साथ में सामाजिक क्रिया, व्यवसायिक क्रिया और सांस्कृतिक चीज़ों में उससे जो है विकार उत्पन्न होगा या कमी आएगा। जाहिर सी बात है, कोई मंद बुद्धि वाला बच्चा है या व्यक्ति है, तो असमान बुद्धिमत्ता वाला से कम एवं अनुकूल व्यवहार, सोचना, समझना, सामाजिक व्यवहार, व्यवसायिक, सांस्कृतिक समायोजन में कमी आएगा ही आएगा। जो एक समान व्यक्ति जो अपना व्यवहार करेगा, जो सोचेगा, या जो उसका सीखने का जो क्षमता है, कहीं ना कहीं समान व्यक्ति से जो है कम होगा। इसमें मानसिक मंदता वाला में या मंदबुद्धि वाला में। तो यही जो है हमारा क्या कहलाता है, मंदबुद्धि कहलाता है। और मंदबुद्धि वाला बच्चा हो या व्यक्ति को 70 से कम आईक्यू लेवल वाले के श्रेणी में रखा जाता है। तो यही हमारा मेंटल रिटार्डेशन हो गया। इस चीज़ को आप लोग को देखना है। ठीक है, अब सीधा सोचिए कि कोई एक समान व्यक्ति है और एक जो है मंद बुद्धि वाला व्यक्ति है। तो जो समान व्यक्ति अपना व्यवहार, अपना सोचना, अपना सीखना, अपना सामाजिक, व्यवसायिक, सांस्कृतिक, मतलब इसका जो हर समायोजन जो होगा समान व्यक्ति वाला का, वह मंद बुद्धि वाला से डिफरेंट होगा। समान होगा, वो अपने तरीके से सब चीज़ को करेगा, सब चीज़ सोचता है, समझता है, सीखता है नॉर्मल तरीके से। लेकिन एक मंद व्यक्ति होगा या मंद बच्चा होगा, तो उसको कोई भी चीज़ सीखने, समझने, समायोजन बनाने में, व्यवहारों को प्रदर्शित करने में उसको समय लगेगा,
बढ़ेगा या जो है उसमें कमी आएगा या फिर उसमें विकार होगा। तो यही चीज़ जो है आपके क्या होते हैं, मानसिक मंदता यानी मंदबुद्धि होते हैं। और इससे जो श्रेणी में बांटा गया कि IQ लेवल कम 70 से कम वाले बच्चे को या व्यक्ति को मंदबुद्धि के श्रेणी में रखा जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे यही मंदबुद्धि हो गया, समझ गए। चलिए अब हमें इंटेलिजेंस क्वेश्चन का जो है देख लीजिए IQ के आधार पर वर्गीकरण। अब ये जो मेंटल रिटार्डेशन है इसको बताया गया है, हमारे मानसिक IQ लेवल को जो है अलग अलग जो है डिफरेंट श्रेणी में बांटा गया है। तो इधर है IQ लेवल और इधर है श्रेणी, कौन से व्यक्ति किस IQ लेवल के किस श्रेणी में होते हैं इसको आपको जानना बेहद ज़रूरी है और इसे आपके एग्ज़ाम में भी लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे आपके सामने में सारा चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे कहता है कि IQ, ठीक है, कहता है कि IQ लेवल है, इधर बुद्धि लब्धि है और इधर श्रेणी है, इधर IQ लेवल होगा और इधर जो है कैटेगरी है। अब देखिए कौन से IQ लेवल वाला को किस श्रेणी में रखा जाता है। मानिए कोई व्यक्ति का IQ लेवल 140 या इससे अधिक है तो उसे प्रतिभाशाली माना जाता है और प्रतिभाशाली को सबसे ऊपर जो है रखा जाता है। तो 140 या इससे अधिक जिसका IQ लेवल होता है उसे प्रतिभाशाली माना जाता है। अब ऐसा नहीं है कि कह देगा कि हाँ तुम बहुत प्रतिभाशाली हो तो उसका IQ लेवल 140 से अधिक है, नहीं। IQ लेवल चेक करने पर अगर वह 140 या उससे ऊपर आ रहा है तब जाके वह प्रतिभाशाली व्यक्ति के अंदर आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें समझिएगा। उसके बाद है प्रतिभाशाली से एक स्टेप थोड़ा नीचे आइएगा तो वह अति श्रेष्ठ होता है, ठीक है। अति श्रेष्ठ का मतलब है कि 140 या इससे ऊपर तो हम देख चुके हैं कि प्रतिभाशाली है, तो कहीं ना कहीं अब 140 से कम वाला ही जो है अति श्रेष्ठ में होगा। तो यही चीज़ें हैं 120 से लेकर 139 तक अति श्रेष्ठ में है। चूँकि 40 और 40 से ऊपर वाला प्रतिभाशाली है तो 40 से कम ही ना, तो 40 से कम 39, ठीक है, 39 तक 120 से लेकर 139 तक अति श्रेष्ठ के श्रेणी में आता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब फिर से देखिए यहाँ पे कितना कितना घटा रहा है, 20-20 का अंतर है, 20-20 में, ठीक है। लास्ट वाला में देख लीजिए यहाँ पे, अब देखिए 120 है हो गया, अब 139 तक हम ले चुके हैं और यहाँ 120 से इंक्लूड कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे जो होगा वह क्या होगा, 119 तक ही होगा, एक एक के छोड़ के चलना है। अब 110 से है, ठीक है, देख लीजिए 110 से है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 110 से 119 तक श्रेष्ठ बुद्धि है, ठीक है, 110 से 119 तक श्रेष्ठ बुद्धि है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। आगे है यहाँ पे 190 नहीं होगा, यह 90 है सीधा, इसको गलत कीजिए, काटिए। 90 से 109 तक के जो व्यक्ति होगा वह समान बुद्धि का होता है, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल IQ का। उसके बाद 80 से 89 तक जिसका बुद्धि का IQ लेवल होता है वह मंद बुद्धि के आता है, ठीक है, मंद बुद्धि के आता है, समझ गए। 70 से 79 तक जो होता है वह सीमांत क्षीण बुद्धि होता है, याद रखिएगा। 70 से 79 तक जो लेवल होता है वह क्या होते हैं, सीमांत क्षीण बुद्धि होता है। 70 से जो कम होता है उसे हम लोग निश्चित क्षीण बुद्धि कहते हैं, ठीक है, निश्चित क्षीण बुद्धि कहते हैं, ओके। आगे देखिएगा यहाँ पे 50 से 69 है, 50 से 69 वाला है अल्प बुद्धि, ठीक है, 50 से 69 अल्प बुद्धि। अब यहाँ पे है 20 से 49 तक मूर्ख बुद्धि और 20 से कम जड़ बुद्धि, इडियट जिसे कहते हैं। तो माय डियर इसको आपको देखिए याद करना कुछ नहीं है। लास्ट वाला में सब में जो है देख लीजिए 9-9 के जगह पर आके छोड़ा हुआ है, देख रहे हैं ना, सब में 9-9 के जगह पर आके छोड़ा हुआ है। बस सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि किस में 20 का अंतर है और किस में जो है आपके 10 का अंतर है। जैसे यहाँ पे देखिए 140 से अधिक, 140 या इससे अधिक तो प्रतिभाशाली होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है। उससे और नज़दीक आएगा तो अति श्रेष्ठ वाला में भी कोई कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि 140 तक तो प्रतिभाशाली है तो 140 से कम ही अति श्रेष्ठ होगा। तो अब ध्यान रखेंगे कि 140 से कितना तक, 140 मतलब 139 होगा, तो कितना से लेकर 39, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 120 से लेकर 139 तक अति श्रेष्ठ होगा, ठीक है। अब हम 39 तक जो है यहाँ पे क्या चुके हैं, 120 तो ले चुके हैं, तो अब जो होगा अगला 119 ही होगा। तो इसके पीछे कितना, तो अब 10 का फर्क है, ठीक है। 110 से लेकर 119 तक जो होगा वह श्रेष्ठ बुद्धि में आएगा, अति श्रेष्ठ हो चुका है, अब आएगा श्रेष्ठ। तो 110 से 119 जिसका लेवल होगा वह श्रेष्ठ बुद्धि में आएगा, ठीक है।
अब 90, अब चूँकि 100 जो है हम लोग 10 से 119 कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग 110 तक कर चुके हैं, अब हम 109 तक करेंगे। तो 90 से लेकर 109 तक का जो बुद्धि होता है वह समान बुद्धि में आता है, ठीक है। 90 से 109, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 80 से 89, अब इसके बाद जितना लगभग देखिएगा लगभग 9 का ही अंतर होगा। अब हम लोग चूँकि ले चुके हैं कहाँ तक, 90 तक, अब हम 89 तक ही इंक्लूड करेंगे। तो 80 से लेकर 89 तक को मंदबुद्धि में रखा जाता है। उसके बाद जो है 89 तक कर चुके हैं, 80 तक ले चुके हैं उधर, तो अब 79 तक ही लेंगे। तो 70 से 79 तक जो होगा वह सीमांत क्षीण बुद्धि होगा। उसके बाद 70 से भी कम अगर किसी का हो जाएगा तो उसे क्षीण बुद्धि में रखते हैं, निश्चित क्षीण बुद्धि में रखते हैं। अगर उसे 70 से कम है यानी 69, तो 50 से 69 तक होगा तो उसे अल्प बुद्धि में रखेंगे। और 20 से 49 तक होगा, चूँकि 50 से ले चुके हैं वहाँ पे अल्प बुद्धि में, तो अब 20 से 49 ही लेंगे तो यह मूर्ख बुद्धि होगा। और 20 से भी कम हो जाएगा तो वह जड़ बुद्धि, इडियट में हो जाएगा। तो यह जो है वर्गीकरण है IQ इंटेलिजेंस क्वोटिएंट के आधार पर। तो इस सब को आप लोग जो है क्या कीजिएगा, 2 बार 4 बार अच्छे से इसको देखिएगा ना तो दिमाग में बैठ जाएगा, लॉजिक पकड़िएगा कि कहाँ से कितना तक है, ठीक है, याद हो जाएगा। 2 बार मैंने रिपीट कर दिया, बाकी अगर आप PDF में वीडियो में तो जितना बार हो सके रिपीट होकर देखिएगा। अब ये मेंटल रिटार्डेशन के क्या क्या कारण होते हैं देख लीजिए। कुछ कारण आइडियोपैथिक होते हैं, अज्ञात होते हैं। अब बच्चा कोई अगर मेंटल रिटार्डेशन वाला जन्म ले रहा है तो आपको बहुत सारा कारण पता ही नहीं होगा, बहुत सारा कारण जो है मंद बुद्धि होने का बहुत कारण पता नहीं होता है, ठीक है। तो ये अज्ञात कारण भी हो सकता है। कुछ कारण ये माना जाता है कि भाई अनुवांशिक और गुणसूत्रीय जो है प्रॉब्लम के कारण जो है मंदबुद्धि हो सकता है, ठीक है, जैसे डाउन सिंड्रोम होना, ठीक है ना। जन्म पूर्व कारक, जन्म से पहले का कारक जैसे रूबेला संक्रमण, सिफिलिस, विषाक्तता, माँ की व्यसन में लिपातता, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रीनेटल कॉज, प्रीनेटल कॉज का मतलब है कि जन्म से पहले का कारण, मतलब बच्चा जन्म नहीं लिया है उससे पहले यानी गर्भ के कारण, गर्भ में बच्चा जब पल रहा होता है तो वह समय भी कारण बन सकता है। कैसे, जैसे रूबेला संक्रमण से ग्रसित, ठीक है, सिफिलिस, विषाक्तता, टॉक्सिसिटी, माँ के व्यसन लिप्तता मतलब एल्कोहलिज्म लेना, यह सब जो है बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है गर्भ के समय में, अगर माँ जो है इस सब चीज़ों से पीड़ित है तो, ठीक है। तो इसीलिए जन्म से पूर्व कारक माना जाता है। नेक्स्ट है पेरीनेटल कारक, पेरीनेटल कारक जैसे जन्म के समय चोट, पेरीनेटल मतलब जन्म के दौरान, ठीक है, जब बच्चा जन्म ले रहा होता है तो वह उस दौरान भी जो है कुछ चीज़ें कारण बनते हैं मेंटल रिटार्डेशन के, जैसे जन्म के समय चोट लगना, बर्थ ट्रॉमा, ठीक है, मस्तिष्क को ऑक्सीजन कम मिलना, ऑक्सीजन न्यूनता, मस्तिष्क में रक्तस्राव होना, समय से पूर्व जन्म होना, लो बर्थ वेट होना। तो यह सब जन्म के समय के दौरान जो है आकलन है। अगर इस सब चीज़ें अगर होता है तो बच्चे में माना जाता है कि मेंटल रिटार्डेशन का एक कारण जन्म के दौरान, ठीक है, जन्म से पहले का भी कारण और जन्म के दौरान का भी हो सकता है। कुछ कारण अब जन्म से पहले का होगा, ठीक है, यानी गर्भ में, कुछ कारण जो है जन्म के समय यानी बच्चा जब जन्म ले रहा है तो उस समय के कुछ कारण हो सकते हैं। कुछ कारण होते हैं जो कि पोस्टनेंटल होते हैं यानी जन्म के बाद, जैसे संक्रमण होना, मेनिंजाइटिस होना, एन्सेफेलाइटिस होना, चोट लगना, यह सब भी जो है आपके संक्रमण का एक कारण है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि कुछ अनुवांशिक या जेनेटिक्स कारण हो सकते हैं, अज्ञात कारण भी हो सकते हैं, जन्म से पहले, जन्म के दौरान और जन्म के बाद का भी कुछ कारण जो है इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। अब कुछ कारण जैसे मिर्गी आना, ठीक है, जैसे मिर्गी भी एपिलेप्सी होता है, मिर्गी दौरा पड़ना, ABO RH में असंगतता मतलब जो ब्लड मैचिंग होता है ABO का RH फैक्टर, इसमें असंगतता भी जो है कारण बन सकता है। और जो है जन्मकालीन श्वास रोध, जन्म के समय अगर श्वास रोध होता हो तो ऑक्सीजन कम होगा और ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलेगा तो उससे भी जो है आपके क्या होंगे, मंदबुद्धि हो जाएंगे। तो यह सब कुछ कारण है, ABO RH असंगतता मतलब मिसमैचिंग, ठीक है ना, मिर्गी और जन्मकालीन श्वास रोध, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए हो गया, ये आपका कारण हो गया यहाँ पे ख़त्म। अब आता है उपचार, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मीन्स कहा जाए तो क्या उपचार है, क्या जो है इसका उपचार बनता है, ठीक है, मतलब मंद बुद्धि का क्या उपचार बनता है। तो माय डियर
आप देख लीजिए उपचार में मंदबुद्धि मतलब मंदबुद्धि का मतलब क्या कि मेंटल एक्टिविटी व्यक्ति का बच्चा का जो है स्लो हो जाता है यानी कम जाता है, नॉर्मल व्यक्तियों से अलग हो जाता है, उसका आईक्यू लेवल कम हो जाता है। जो व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति 5 मिनट में कोई काम कर लेगा, पढ़ लेगा, याद कर लेगा, तो मंदबुद्धि वाला को हो सकता है 1 घंटा लगे, आधा घंटा लगे उसी चीज़ को याद करने में। तो यही मंदबुद्धि होता है। अब होता यह है कि मंदबुद्धि वाला का आईक्यू लेवल 70 से कम कैटेगरी वाले को रखा जाता है मंदबुद्धि में, ठीक है ना। तो मंदबुद्धि के मतलब क्या कि ब्रेन पावर कम जाना, ब्रेन का शक्ति जो है कम हो जाना, छीन हो जाना, ठीक है। तो इसका उपचार क्या होता है? तो माय डियर ब्रेन, अगर कोई बच्चा मंदबुद्धि का आता है तो उसका कोई उपचार नहीं है, ठीक है। अगर कोई बच्चा जन्म से ही मंदबुद्धि का है तो फिर इसका कोई औषधि उपचार नहीं है, मतलब इसके लिए कोई दवाई नहीं है, ठीक है, दवाई नहीं है। ऐसी कोई दवाई नहीं है जो बुद्धि स्तर को, इंटेलिजेंस को बढ़ा दे। आप लोग देखते होइएगा कि प्रचार में बहुत सारा जो है कहेगा कि ब्रेन पावर बढ़ाए, ब्रेन का शक्ति बढ़ाए, यादाश्त बढ़ाए, ये करे वो करे, बहुत प्रचार दिलाता है। लेकिन मैं आपको क्लियर बता दूँ आज कि अगर कोई बच्चा मंदबुद्धि है या कोई व्यक्ति मंदबुद्धि का है तो ऐसा कोई दवाई नहीं है जिससे ब्रेन पावर, ब्रेन शक्ति जो है आपका बढ़ जाए और मंदबुद्धि का स्तर सुधर जाए। ऐसा कोई औषधि नहीं है, ठीक है। तो कोई औषधीय उपचार तो नहीं है, कोई दवा तो नहीं है कि बुद्धि स्तर को बढ़ाया जाए, ठीक है ना, उपचार में स्पष्ट लिखा है। लेकिन व्यक्ति की मानसिक योग्यता एवं रुचि उसे आजीविका मूलक चिकित्सा प्रदान करना व उसका पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन ही सर्वोत्तम उपाय है। अब दवाई तो इसका कोई नहीं है कि दवाई दे दीजिएगा धीरे धीरे जो है उसका ब्रेन पावर ठीक हो जाएगा, शक्ति ठीक हो जाएगा ब्रेन का, तो दवाई तो है नहीं, दवाई कोई है नहीं। तो इसके लिए व्यक्ति की मानसिक योग्यता मतलब उसका मेंटल जो उसका अपना योग्य है, जो योग्यता है और जो उसका रुचि है जिस चीज़ में, उसी के तरह जो है उसका क्या करना चाहिए, चिकित्सा प्रदान करना चाहिए और साथ में रिहेबिलिटेशन मतलब पुनर्वास करना चाहिए, जिसमें व्यक्ति को जो है उसको नॉर्मल लाइफ में जीने के लिए कुछ चीज़ें सिखाया जाए जिससे वह अपना जीवन में आजीविका मूलक जो है काम कर सके, ठीक है। तो इसमें हम सुधार सकते हैं एक्टिविटी को थोड़ा सा रिहेबिलिटेशन के जरिए या फिर कुछ ऐसे रुचि वाला या मानसिक योग्यता वाला चिकित्सा होता है जिसको प्रदान करके हम उसे एक्टिविटी में सुधरवा सकते हैं। बट दवाई कहिएगा कि दवाई खाएं और ठीक हो जाए, ऐसा कोई दवाई नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब इसको रोकथाम कैसे करेंगे। मान गए कि आपको मेंटल रिटार्डेशन बच्चा ना हो, इसके लिए आपको बचना है, तो इसका रोकथाम कैसे करेंगे कि हमारा जो बच्चा हो जो है उसको मेंटल रिटार्डेशन ना हो, या कोई व्यक्ति है तो उसको मेंटल रिटार्डेशन से कैसे रोका जाए, कैसे रोकथाम किया जाए, कैसे प्रिवेंट किया जाए। देखिए सामने है विकार जन कारक नशा, दवाएं एवं विकिरणों से गर्भवती माँ को सुरक्षा प्रदान करना। सबसे पहला, अगर आप चाहते हैं कि कोई बच्चा, माँ गर्भवती है, कोई लेडीज गर्भवती है और उसके बच्चे जब जन्म ले तो वह मेंटल रिटार्डेशन के साथ जन्म न ले यानी मंद बुद्धि वाला न हो, तो उसके लिए आपको रोकथाम करने के लिए ये है कि सबसे पहले उसे कोई नशीला जो है पदार्थों का सेवन न करवाए महिला को। उसके बाद कुछ दवाइयाँ जो टॉक्सिसिटी हो, जो उसका आदत पड़ सकता है, जिसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, तो वो दवाइयाँ नहीं दे। साथ में जो विकिरण होता है रेडिएशन, उस रेडिएशन के संपर्क में माँ को ज़्यादा ना लाएं, ठीक है, जिससे ये सब चीज़ों से रोकथाम कर सकते हैं। विवाह पूर्व रक्त परीक्षण द्वारा असमानता का पता लगाना। अब आप ये चीज़ को पता लगाएं विवाह से पूर्व। जब देखते होइएगा कि बहुत ऐसे घर होते हैं जहाँ पे विवाह से पहले जो है लड़का लड़की का ब्लड को जो है क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, पता लगाया जाता है कि इसमें कौन सा फैक्टर है, उसमें कौन सा फैक्टर है, ठीक है। तो विवाह से पूर्व रक्त परीक्षण द्वारा अगर असमानता है तो उसको पता लगाया जाता है। अगर ये चीज़ें असमान है तो उसको वहीं पे शादी कट जाता है, समझ गए। बहुत लोग में ऐसा होता है। तीसरा है उपयुक्त प्रसव देखभाल, ठीक है, उपयुक्त प्रसव पूर्व देखभाल। अब आपको अगर चाहते हैं कि हमारा बच्चा या किसी का बच्चा जन्म से जो है मंदबुद्धि का ना हो, तो आपको जो है जन्म के समय अच्छे से देखभाल करना पड़ता है, ठीक है। जन्म के समय हो गया या जन्म से पहले हो गया, यानी गर्भ की अवस्था में महिला को अच्छे से देखभाल किया जाता है, समझ रहे हैं। आगे देखते हैं, जीनेटिक विकार होने पर संतान उत्पत्ति नहीं करनी चाहिए। अगर मान गए कोई आनुवांशिक विकार लगता हो कि कोई जीनेटिकल प्रॉब्लम है तो संतान की उत्पत्ति नहीं करना चाहिए। अगर आपको जब तक एवर्सन आप लोग पढ़िएगा 3rd ईयर में, तो एवर्सन मतलब गर्भपात होता है। तो जब लगे कि हाँ हम जो है बच्चा अभी भ्रूण जो है इतना पीरियड में है कि हम एवर्सन करवा सकते हैं और आपको लगे कि कोई जीनेटिकल प्रॉब्लम है, तो जो है बच्चा को संतान उत्पत्ति नहीं करना चाहिए।
चाहिए, बच्चा उत्पन्न ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मान गए अगर नहीं उत्पन्न करिएगा तो आपको ये टेंशन नहीं ना रहेगा कि हाँ हमें जो है एक मंदबुद्धि को जो है ज़िंदगी भर ढोना है, उसे ये करना है। तो इसलिए आप उससे बढ़िया है, टेंशन से बचना है तो बच्चा को उत्पत्ति ही नहीं करे। एक तो बढ़िया है ना कि मंदबुद्धि से बढ़िया कि आप ऐसे ही रहे, अच्छा है। पाँचवा है प्रस्तुति अस्पताल में ही होनी चाहिए। अब हो सकता है जन्म के समय चोट उट लगे, ठीक है ना, ऑक्सीजन की कमी वगैरह हो जाए तो इससे भी मेंटल रिटार्डेशन आगे हो सकता है। तो उसके लिए प्रस्तुति जो है अस्पताल में ही करवाए जहाँ पे अच्छे से देखभाल होगा। रक्त संबंधी में विवाह नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे स्पष्ट कहा है कि आप जो है अपने ब्लड रिलेशन रक्त संबंधियों में विवाह नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। आगे देखिए 7वां नंबर है 35 वर्ष की उम्र के पश्चात महिलाओं को गर्भधारण करने से बचना चाहिए। अब देखते होइएगा आजकल तो मॉडर्न ज़माना चल गया है, लोग 30 साल में शादी करता है लड़की सब भी, ठीक है ना। तो देखते होइएगा कि 5 साल ऐसे ही गुजार लेता है, 35 साल हो जाता है। तो वैसे वैसे कहीं देखते होइएगा अच्छे अच्छे घर में भी बच्चा जो है कोमल टाइप का हो जाता है, मीन्स यूँ कहा जाए तो मंदबुद्धि का जो है हो जाता है, ठीक है। देखिए देखते होइएगा शहर के खासकर बच्चा सब बड़ा बड़ा हो जाएगा और उसका जो है बिहेव एकदम बच्चे की तरह रहेगा, मतलब अपने जो है जन्म आयु से जो है पीछे चलता है उसका दिमाग। तो ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है कि ज़्यादा उम्र में शादी होगा, ज़्यादा उम्र में शादी होगा महिला के ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होने पर वह ज़्यादा समय में अगर वह गर्भधारण करती है और उसका जो बच्चा है कारण बनता है यही होने का, ठीक है ना। तो 35 वर्ष से बचना चाहिए किसी महिला को कि 35 वर्ष से अधिक होने पर बच्चे को गर्भधारण जो है बच्चे गर्भधारण नहीं करे, यानी बच्चे को जन्म न दे, ठीक है। 8वां है यदि एक बच्चा मंदबुद्धि हो तो अगले गर्भधारण से पूर्व विशेषज्ञ चिकित्सकों से जो है परामर्श ले। अब मान गए किसी कपल के एक बच्चा मेंटल रिटार्डेशन से ग्रसित हो गया है, ठीक है, एक बच्चा मंदबुद्धि का हो चुका है ऑलरेडी। अब प्रेगनेंसी के समय महिला है तो गर्भधारण से पहले, मतलब गर्भ को धारण करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि हाँ हम अब कैसे जो है प्लानिंग करें कि अब मेरा बच्चा जो है मेंटल रिटार्डेशन ना हो, क्योंकि एक ऑलरेडी हो चुका है। तो अच्छे उचित डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। 9वां है, देख लीजिए आगे देखिए कि प्रसव के दौरान पूर्ण सुविधा होनी चाहिए ताकि जन्म के समय चोट व अस्वसन के कारण होने वाली मंदबुद्धि को रोका जा सके। अब यहाँ पे यह है कि लेबर जब हो रहा हो तो अगर आपके पास उपयुक्त मतलब समुचित संसाधन अगर उपलब्ध होगा तो आप बच्चे को ऑक्सीजन लेवल कम होने पर ऑक्सीजन देंगे, ठीक है, चोट से बचाव होगा तो बच्चा को मंदबुद्धि होने का खतरा कम रहेगा। लेकिन आप घर पे करा लेते हैं तो ऑक्सीजन अगर कम रहेगा बच्चा को तो अपना ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। अगर चोट लगने का खतरा ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे टेक्निक वाला आदमी सब, नॉलेज वाला आदमी सब नहीं होता है कि कैसे कराना है लेबर को। तो इस कारण से कभी भी अस्पताल में कराएं और वहाँ जहाँ पे भी आप कराएं प्रसव वहाँ पे समुचित प्रबंध होनी चाहिए। 10वां है बच्चे को पूर्ण अपनत्व, प्रेम, श्रेष्ठ पोषण, उचित टीकाकरण एवं संवेदी उद्दीपन प्रदान करें। अब देखिए यहाँ पे एक ही लाइन में लिख दिया है ना, पूर्ण अपनत्व प्रेम, इस लाइन को आप चाहे तो 10वां लाइन में लिखें। श्रेष्ठता अपनापन, ठीक है ना, इसको 11 पॉइंट में लिखे। समुचित पोषण जो है अच्छा पोषण प्रदान करना चाहिए, इसको 12 पॉइंट में लिखिए। उचित टीकाकरण दे 13 पॉइंट में लिखे, ठीक है। तो ये एक लाइन में लिख दिए हैं लेकिन इसको आपको अलग से जो है काट के लिखना है, मैंने अभी बता भी दिया। तो यह सब जो है जरिए आप रोकथाम मेंटल रिटार्डेशन को कर सकते हैं। आगे है कुछ नर्सिंग प्रबंध है। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा देख लीजिए। मंदबुद्धि बालक की देखभाल के लिए माता पिता को उचित शिक्षा दें। अब मान गए कोई बच्चा मंदबुद्धि के हो ही गया है, जन्म ले ही चुका है, तो उसको देखभाल के लिए माता पिता को शिक्षा प्रदान करेंगे कि कैसे देखभाल करनी है। महिला रोगी के लिए रज्जो धर्म के समय विशेष देखभाल प्रदान करें। अगर कोई महिला रोगी है, ठीक है, खासकर वह महिला है, अब ऐसा थोड़ी ना है कि मेंटल रिटार्डेशन सिर्फ जो है बॉय में ही होगा, गर्ल्स में नहीं होता है। मान गए बच्चा जन्म लिया, वह लड़की है और वह भी मंदबुद्धि का, देखते भी होइएगा बहुत लड़की में भी मंदबुद्धि हो जाता है। तो मंदबुद्धि होने के बाद व्यक्ति अपने आप को जो है अच्छे से देखभाल नहीं कर पाता है, तो उस कारण से जो है मंदबुद्धि वाला अगर महिला हो, लड़की हो, तो अगर और खासकर वह अपने यौना आरंभ में हो तो वहाँ पे रजो धर्म के समय उसे विशेष देखभाल करनी चाहिए साफ़ सफाई के, क्योंकि हो सकता है वो साफ़ सफाई का अपना ध्यान न रखे, ठीक है। तीसरा है माय डियर, मंदबुद्धि के पास किसी तरह के तेज धार वाले उपकरण जैसे चाकू, ब्लेड, औजार आदि न छोड़े। अब जो मंदबुद्धि के बच्चा हो या कोई व्यक्ति हो, वह जो है मंदबुद्धि में
वो कुछ भी कर लेता है, कुछ भी जो है उटपटा सा करेगा। तो उसके पास कभी भी चाकू, ब्लेड, औजार आदि ना छोड़ना चाहिए, तेज धार वाले उपकरण। चौथा है रोगी को टॉयलेट ट्रेनिंग कराएं। अगर रोगी बच्चा है तो उससे टॉयलेट ट्रेनिंग करवाएं, क्योंकि मंदबुद्धि वाला देखते होइएगा कि बैठे बैठे जो है पैंट में ही जो है टॉयलेट कर लेगा, ठीक है ना। तो इसको जो है ट्रेनिंग देनी चाहिए। पाँचवा है रोगी को डांटे नहीं व उसके प्रश्नों एवं समस्याओं को धैर्यपूर्वक समाधान करें। अब कभी भी जो भी बच्चा हो या सियाना हो, अगर वो मंदबुद्धि का है तो उसको डांटे नहीं, उसको प्रश्नों को, समस्याओं को धैर्यपूर्वक समाधान करे कि क्या कह रहा है, उसे क्या चाहिए, ठीक है ना। छठा है माय डियर, रोगी व उसके दैनिक कार्यों के बारे में समझाए व कार्यों को करने में सहायता करे। अब जो भी रोगी है मेंटल रिटार्डेशन के, उसको दैनिक कार्यों को करने में सपोर्ट करे, उसे समझाएं, ठीक है। एंड सातवां है रोगी को पुनर्वास के लिए अस्पताल में नियमित जांच कराते रहें एवं उपचार लेते रहें। अब रोगी को पुनर्वास के लिए हमेशा उपचार करते रहें, ठीक है। उससे जो है नियमित अस्पताल में लाकर जांच कराते रहें और उपचार लेते रहें। यही कुछ मेंटल रिटार्डेशन वाला का नर्सिंग प्रबंध है। तो मैंने क्या क्या बताया, मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है, IQ लेवल का वर्गीकरण बताया, ठीक है, कारण बताया, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि रोकथाम उपचार क्या है, ठीक है। तो उपचार में तो कोई दवाई है नहीं, बस उससे जो है हम लोग आजीविका के लिए जो है उसका चिकित्सीय प्रबंध कर सकते हैं, ठीक है ना, सहायता कर सकते हैं और उसे पुनर्वास दे सकते हैं, यही उपचार है। आगे उसका रोकथाम कैसे करेंगे ताकि जो है मंदबुद्धि का बच्चा ना हो, अगर हो जाए तो उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है। इतना आगे है नर्सिंग देखभाल, तो मैंने टोटल बता दिया। तो इस चीज़ को आपके एग्जाम में 10 नंबर में पूछ सकता है, तो आप उसको सीधा सा लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पे मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा माय डियर। यहाँ पे इंग्लिश दे दिए हैं और फिर से एक बार बता देते हैं कि यह प्रश्न आपको चाइल्ड हेल्थ में भी सेम पढ़ना है और मेंटल हेल्थ में भी यहाँ पे पढ़ना था, तो मैंने पढ़ा दिया। अब चाइल्ड हेल्थ में मैं इसको नहीं पढ़ाऊँगा, तो आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा और जहाँ भी पूछे चाइल्ड हेल्थ में या मेंटल हेल्थ में आप इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए माय डियर धन्यवाद। टोटल इंग्लिश यहाँ पे दे रखा है, आप लोग इसको लिखिएगा, ओके। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में, नमस्कार।